Hello friends, this is Ashwini Sadhnarjun Dwivedi, Assistant Professor, Law College Dehradun, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज ही हमारा 3rd लेक्चर है। स्टार्टिंग में फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। We have discussed that contract means every agreement which is enforceable by law is contract, and a promise or group of promises forming consideration to each other is agreement. But this is a definition of agreement. But if we want to know what is the meaning of agreement, then we can understand that Hindi meaning of agreement is करार। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? करार कहते हैं। और करार का जस्ट अपोजिट क्या होता है? बेकरार। करार का जो मतलब होता है वो होता है ठहरना। करार का मतलब क्या होता है? ठहरना, कि एक जगह पे ठहर जाना, मतलब करार हो जाना। और बेकरार का मतलब क्या होता है? कि एक जगह पे ना ठहरना। अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजिशन टू नो what to do and what not to do, बेकरार है वो, उसे पता ही नहीं है उसे करना क्या है। ये काम कर रहा है तो वो करने का मन कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है तो तीसरा काम करने का मन कर रहा है। तो ये क्या, जैसे वो गाना नहीं सुना आपने, जिया बेकरार है, तो जिया बेकरार है मतलब बेकरार वो है, उसको ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। लेकिन बेकरार का अपोजिट क्या होता है? करार। करार का मतलब क्या होता है? ठहरना। और ठहरने को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। यानी कि जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि अब ये लोग एक जगह पे ठहर गए हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज़्यादातर गानों की ही। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है ऑफर। ऑफर एंड प्रपोजल बोथ आर द सेम मीनिंग। ऑफर कह लीजिए चाहे प्रपोजल कह लीजिए, एक ही बात है, और दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाता है। बोथ ऑफर एंड प्रपोजल में बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की जगह पे यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्होंने टर्म प्रपोजल यूज किया है सेक्शन 2A में। देखिए, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रपोजल का मतलब क्या होता है? प्रपोज करना किसी को। अब देखिए, हमने कहा ना लॉ इज नथिंग बट ओनली कॉमन सेंस। हमें लॉ को बहुत ज़्यादा सीरियस होके ये नहीं देखना कि मतलब कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, ये एक कॉमन सेंस है, ठीक है। और हमको बहुत इजीली से जो नॉर्मल लाइफ में हमारे होता है वही लॉ है। देखिए कैसे अभी प्रूव होगा। अब अगर हम आपसे बात करें कि ऑफर या प्रपोजल हमें आज पढ़ना है। अब ऑफर या प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल का मतलब होता है प्रपोज करना किसी को, टू प्रपोज समवन। अब अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं तो प्रपोज करते समय हमारी क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं, क्या क्या हम चाहेंगे जिससे कि जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो हमारा सफल हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी को प्रपोज करेंगे तो हमारा पर्पस सिर्फ ये नहीं होता है कि हम अपनी बात उससे कह दें और फिर जाके दूसरे से कह दें, फिर तीसरे से कह दें, फिर चौथे से कह दें। दिन भर में 100 लोग को हम प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे उसकी हम सुन भी नहीं रहे कि मेरे प्रपोजल का वो क्या जवाब दे रहा है। हम केवल क्या कर रहे हैं? सबको प्रपोज किए पड़े। ऐसा कोई करता नहीं है। जब भी कोई प्रपोज किसी को करता है तो सबसे पहली उसकी इच्छा क्या होती है कि वो उससे कुछ करने या कुछ ना करने के लिए कहेगा। किसी को आप प्रपोज करोगे तो या तो ये प्रपोजल दोगे कि विल यू मैरी मी, कि क्या आप मुझसे शादी कर लो, या ये भी प्रपोजल आप दे सकते हो कि भाई आप जो है वो ए से शादी ना करो तो हम आपको ये मकान अपना गिफ्ट कर देंगे। दोनों ऑफर हो सकते हैं, एक टू डू है, एक नॉट टू डू है। यानी कि किसी को भी आप प्रपोज करेंगे तो पहली चीज़ तो ये है कि आप कुछ करने या ना करने के लिए कहेंगे। दूसरा, जब भी हम किसी को प्रपोज करते हैं तो हमारी इच्छा क्या होती है? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अपनी सहमति दे हमें, जिस चीज़ के लिए हमने उसको प्रपोज किया है, और वो हमें अपनी सहमति दे। अच्छा, सहमति कोई देगा कब? जब उसकी जानकारी में आ जाएगा। जैसे आपने गाना सुना है, ये शायद अंदाज मूवी का था, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं फिर देर ना हो जाए। यानी कि अगर आप प्यार कर रहे हैं
प्रपोज करना चाह रहे हैं तो फिर उसका इजहार करना जरूरी है। इजहार का मतलब क्या हुआ कि उस तक आपको अपनी बात पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप अपनी बात उस तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक आपके ऑफर का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं तो ऑफर दो तरह से किया जा सकता है। एक तो ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट उसको बोल दें, एक ये हो सकता है कि हम उसको लिख के दे दें, या जैसे कई मूवी में आपने देखा होगा तो सीरियल भी आ रहा है जैसे इशारों इशारों में, ठीक है। अब इशारों इशारों में क्या है कि वो पर्सन बोल ही नहीं सकता है बेचारा, तो वो इशारे इशारे में भी कर सकता है, तो इशारे इशारे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बाय कंडक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल सी चीजें हैं और जो आपको सब पता ही है, उस पर हमें ऐसा नहीं बताने से आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ये सब आप जानते हो कि किसी को अगर प्रपोज करना है तो पहली चीज़ क्या है, हम उसे प्रपोज किस चीज़ के लिए करेंगे, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। दूसरी चीज़ क्या है, प्रपोज हम उसको कर रहे हैं तो हमारा मतलब क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि वो अपनी उस पर एक्सेप्टेंस दे दे। तीसरा ये है कि एक्सेप्टेंस देने के लिए जो भी हम प्रपोज करना चाह रहे हैं, अब ये थोड़ी ना कि मन में प्रपोज कर रहे हैं, लेटर लिखा और अपनी ही बुक में रख लिया और वो हमेशा रखा रहा। लेटर लिखा या मैसेज लिखा, मेल किया, लेकिन सेंड कभी नहीं किया, तो ये इजहार नहीं है। इजहार का मतलब है कि जिसको आप प्रपोज कर रहे हैं उसके तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बाकी हमने बताया ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का आपका एक होना चाहिए। अब देखिए, ये आपको कुछ अगर समझ में आ गया हो, एक और गाना हम आपको बताएं। देखिए, आपने एक मूवी आई थी लक्ष्य, ऋतिक की, उसमें एक गाना था कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे। अब देखिए, इस गाने में ये कह रहा है कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे, और मान लो सामने वाला कह दे कि हाँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं होना है। ये कभी भी एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ऑफ़र ही नहीं है। अब आप कहेंगे ऑफ़र कैसे नहीं है, आपको लगेगा ना कि जब सीधे सीधे कह रहा है कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो क्या कहोगे, वो कह रहा हाँ हमें भी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जो कह रहा है ये ऑफ़र नहीं है। अब देखिए, ऑफ़र क्यों नहीं है, ऑफ़र इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इसने अगर लगा दिया, इस अगर ने इसका पूरा काम बिगाड़ दिया। अगर का मतलब है कि ये कह नहीं रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, ये एक फीडबैक चाह रहा है कि अगर हम तुमसे ऐसा कहें तो तुम क्या कहोगे। क्योंकि ऑफर जब भी आप करेंगे तो उसमें कोई भी अनसर्टेनिटी, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ऑफर आपका बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए और सर्टेन होना चाहिए। किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो निश्चित करेंगे ना। आप ये तो कह नहीं सकते कि देखो या तो हम तुम्हें लाइक करते हैं या तुम्हारी फ्रेंड को लाइक करते हैं, नहीं ना। आप ये किसी से कह सकते हो कि देखो हम तुम्हें लाइक करते हैं और या हम तुम्हें जो है वो हेट करते हैं बहुत ज़्यादा, सर्टेनिटी ही नहीं है, ठीक। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। और मजे की बात यह है कि ये जनरल बात जितनी हुई है, जो आपको पता है, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, हमसे अच्छे जानते हो आप ये सब। ये टोटल कॉन्सेप्ट है हमारा आज का ऑफर का या प्रपोजल का। देखिए कैसे, The term proposal or offer has been defined under Section 2A of Indian Contract Act, and Section 2A provides that when one person signifies his willingness to another to do or abstain from doing, and purpose is to get another's assent, that is offer. ऑफर क्या होता है, जब एक पर्सन अपनी इच्छा कुछ करने या कुछ ना करने की किसी दूसरे पर्सन को बताता है और उसकी मतलब क्या होता है, वो चाहता क्या है कि दूसरा वाला क्या करे, उस पर अपनी कंसेंट दे दे। ये क्या है, ऑफर है। सेक्शन 2A में सीधे सीधे दिया गया। अब इलस्ट्रेशन देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ लेक्चर इन अ क्लास एंड दैट लेक्चर इज सेकेंड लेक्चर, एंड नाउ टुमारो आई वॉन्ट टू टेक फोर्थ लेक्चर ऑफ दैट क्लास। नाउ there may be two statements. First,
आई एम सेइंग टू माई क्लास दैट टुमारो आई विल टेक 4th lecture. Second, may I take 4th lecture tomorrow? अब इसमें से one statement is offer, but second statement is not an offer, it is an order. Tomorrow I will take 4th lecture. This is an order. May I take your 4th lecture tomorrow? This is an offer. And difference is of purpose. Purpose means to get another's assent. ऑर्डर में हम उसकी असेंट नहीं चाह रहे क्लास की, हमने अपना ऑर्डर दे दिया कि कल हम 4th लेक्चर लेंगे, ऑर्डर हो गया। लेकिन जैसे हमने कहा कि क्या हम कल 4th लेक्चर आपका ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये ऑफर हो गया। ऑफर मीन्स whenever any person signifies his willingness to another person to do or not to do, and purpose is to get another's assent, that is offer। ठीक, अब हम देखेंगे व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफर, कि किसी भी ऑफर के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखिए इसके इसेंशियल एलिमेंट वही सब हैं जो आपने अभी हमने गानों से सुना है या जो सब हमें पता है। देखिए हम इसके इसेंशियल जो है, पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये समझ में आ जाए अगर दिख रहा हो तो। ठीक, अब हम इसके एक एक करके इसेंशियल्स आपसे डिस्कस करते हैं। आप जरा देखिए, फर्स्ट इसेंशियल इसका कहता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप और लीगल ऑब्लिगेशन। ये तो हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर अ ऑफर टू बी वैलिड द इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। पहली बात हमारी सही हो गई। सेकंड क्या कहता है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनिट। वी हैव डिस्कस्ड बाय द सॉन्ग, अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, उसमें ना तो सर्टेनिटी है और ना वो डेफिनिट है। फॉर अ वैलिड ऑफर, ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनिट। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, यानी ये भी सही हो गया, ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑफर may be expressed or implied. If it is in writing, whether if it is in words, whether the words are in writing or oral, express, implied by conduct। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब हम लोगों ने ये इसके टाइप्स पढ़े तो इम्प्लाइड और एक टेसिट कॉन्ट्रैक्ट हमने और बीच में आपको बता दिया था। तो आप ये समझ लीजिए कि टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, इम्प्लाइड में क्या होता है कि ये एक्सप्रेस नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा तो मतलब ये वर्ड्स में नहीं होगा। तो इम्प्लाइड, टेसिट जो है ये केवल बाय कंडक्ट होता है, इम्प्लाइड जो है बाय कंडक्ट। टेसिट भी इम्प्लाइड ही है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बल्कि हम कह सकते हैं ऑल टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इम्प्लाइड में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाता है जो कंडक्ट से नहीं होता है बल्कि लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से होता है। तो ऑफर जो है आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। फोर्थ कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे अभी हमने ये कम्युनिकेशन पे आपने सॉन्ग देखा था अंदाज वाला, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, और इजहार किससे करो, अगर ए लाइक कर रहा है बी को तो उसे इजहार किससे करना चाहिए, बी से करना चाहिए। अब बी को छोड़कर तुम पूरी दुनिया से अपना इजहार करते रहो, उसका कोई फायदा नहीं है। वैलिड ऑफर के लिए आपका इजहार, आपका कम्युनिकेशन किससे होना चाहिए, टू द ऑफरी। अच्छा, ऑफरर ऑफरी, द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर और प्रोमिसर, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरी और प्रोमिसी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये कह रहे हैं द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ ऑफरी। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस लिए करते हैं, कंसेंट पाना चाहते हैं किसकी, ऑफरी की। लास्ट ये एसेंशियल कह रहे हैं द ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर एंड इन्विटेशन टू एन ऑफर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये कह रहे हैं कि आपका ऑफर जो है वो इन्विटेशन टू एन ऑफर से डिफर करना चाहिए। अब इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या है ये हम अभी देखते हैं इसको। तो इसमें देखिए जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने समझाने वाली चीज़ है नहीं, चीज़ बस ये है कि इसका रिपीटिशन करना है।
अच्छा, ये आपको इतना आसान लग रहा है। दूसरा ये है कि जब भी किसी चीज़ को हम सॉन्ग से या थोड़ा सा डेली रूटीन में समझ लेते हैं तो वो फॉरएवर हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑफर जितने भी चीज़ें हैं जब भी आप देखें तो ये आपका फॉरएवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑफर की। ठीक, कि ऑफर कितने तरह के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ एन ऑफर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑफर। तो फिर आप पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आपको पता है, हर बुक में लिखा है, लेकिन तब भी आप इसको देख लीजिए। अब देखिए, हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ऑफर में बी डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। फर्स्ट, जनरल ऑफर। सेकंड, स्पेसिफिक ऑफर। थर्ड, काउंटर ऑफर। फोर्थ, क्रॉस ऑफर। फिफ्थ, कॉन्टिन्यूइंग, रनिंग और ओपन ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। देखिए, हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ ऑफर की, तो ऑफर एक तो जनरल ऑफर हो सकता है, एक स्पेसिफिक, फिर काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर या स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग या ओपन। तीनों का एक ही मतलब होता है। ये 5 टाइप्स होते हैं ऑफर के। बात हम करते हैं सबसे पहले जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मीन्स एन ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी। कि अगर हमने कोई ऑफर जनरल कर दिया है तो वो सोसाइटी में से कोई भी पर्सन चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सलमान खान ही है। सलमान खान जो है वो केवल चाहता था कि उसकी शादी जो है वो ऐश्वर्या से हो जाए। उसकी जो डिमांड थी वो केवल क्या थी, ऐश्वर्या थी, कि उससे शादी किससे करनी है, ऐश्वर्या से करनी है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम निकलता गया, मान लो ऐश्वर्या की शादी भी अभिषेक से हो गई, और एक टाइम ऐसा आ जाए कि अभिषेक जो है वो किसी से, ऐश्वर्या से तो हो नहीं सकती है। अब एज इतनी हो गई है कि अब सलमान से कोई शादी नहीं करना चाहता है। अब क्या हुआ कि सलमान ने एक ऑफर किया कि हमें अब शादी करनी है, और शादी करने के लिए मेरी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए जब ऐश्वर्या शादी करनी होगी तो हर आदमी की शादी करने के लिए कई रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी होनी चाहिए, लड़की बहुत सुंदर और सुशील होनी चाहिए, लड़की को घर का सब काम आता हो, बाहर जाए तो लड़की बिल्कुल जो है वो, लड़की मतलब जिससे आपकी शादी होगी जो वाइफ बन जाएगी, बाहर जाए तो वो बिल्कुल आपकी हीरोइन लगे, मॉडल लगे, घर पे दुनिया के सब काम कर ले, आपकी सेवा भी अच्छे से करे। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स लगभग सभी लड़कों की होती हैं। लेकिन इन रिक्वायरमेंट्स से पहले एक बार आदमी को अपना चेहरा देख लेना चाहिए, उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मामला बन जाता है। अब जैसे हुआ क्या, अब मान लीजिए सलमान का एक ऐसा टाइम आ गया कि अब कोई लड़की इनको घास नहीं डाल रही है, तो अब इन्होंने क्या किया, अपनी मैरिज का एक ऑफ़र किया, एक इश्तिहार दिया, और उसमें ये शर्त रख रहे हैं कि लड़की में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो जैसे कि पहले कई क्वालिटी थी, अब एक स्टेज ऐसी आ गई कि केवल एक क्वालिटी इन्होंने रखी है कि वो लड़की हो, बस सुंदर हो ना हो, हाइट कितनी हो, काम करती, कोई मतलब नहीं, केवल एक रिक्वायरमेंट रह गई कि वो क्या हो, लड़की हो। तो जब इन्होंने ये ऑफर किया कि वो क्या हो, लड़की हो, तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी लड़की आके इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर ओपन रहता है फॉर द होल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एंड एनी पर्सन फ्रॉम द सोसाइटी कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर। लेकिन जब ये चाह रहे थे केवल ऐश्वर्या को, उस समय मान लीजिए कैटरीना आती कहती नहीं हम तुमसे शादी कर रहे हैं, तो ये मानते नहीं मानते, और ना ही ये एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाती। क्यों? क्योंकि इनका ऑफर किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या के लिए था। तो देखिए, जनरल ऑफर मीन्स एनी ऑफर विच कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एंड स्पेसिफिक ऑफर मीन्स an offer which can be accepted by only that person to whom it is made। स्पेसिफिक ऑफर में ऑफर केवल उसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसके द्वारा, जिसको ये ऑफर
किया गया हो। जैसे और हम बताएं आपको, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जैसे जब लोग कहीं सफ़र करते हैं तो आपस में खूब बातें हो जाती हैं उनकी, और बातें होने में क्या होता है कि जैसे कुछ लोग अकेले होते हैं, तो जो सिंगल पर्सन है वो क्या करता है, वो बेचारा अब बात तो कर नहीं सकता किसी से, तो जिसकी बातें चल रही होती है उसमें पूरा इंटरेस्ट लेने लगता है वो अपना। तो जैसे बस में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे तो एक सीट पे 2 लोग बैठे थे, एक बुजुर्ग थे और एक लड़का था, उसके पीछे एक लड़का बैठा हुआ था। तो बुजुर्ग ने अपनी सीट वाले लड़के से बात करना स्टार्ट किया कि बेटा क्या करते हो, तो उसने बताया कि हम जो है वो जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस निकल चुका है, इंटरव्यू दे के आए हैं, अब रिजल्ट आने वाला है। अब जैसे ऐसा लड़का मिलता है तो बुजुर्ग तुरंत उसको स्टार्ट हो गया, बेटा अच्छा अच्छा कि नाम क्या है, उसने बताया कि ये नाम है। बोले अच्छा और शादी हो गई है, बोले नहीं अभी तो शादी नहीं हुई है। बोले तो फिर मिस्टर एक्स हैं, उनकी बेटी है, बहुत ही अच्छी लड़की है, सुंदर और सुशील है, आप कहो तो हम बात करें और आपकी जो है वो शादी कराएं हम। तो ये कहता है कि नहीं नहीं अभी हम शादी नहीं करेंगे, जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम शादी के बारे में सोच में भी नहीं सकते, क्योंकि इंटरव्यू दिया है, होना ना होना अभी पता नहीं है, फिर से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही इन्होंने मना किया, जो पीछे वाले भाई साहब सुन रहे थे बहुत ध्यान से, उन्होंने अपनी खोपड़ी आगे की और बोले हाँ मेरी करा दो, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे ये जो कह रहे मेरी करा दो, ये हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो ऑफर जो था एक स्पेसिफिक ऑफर था, स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन से किया जाता है, एंड दैट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक, तो जनरल ऑफर किसी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्पेसिफिक ऑफर उस पर्सन के द्वारा केवल एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसको ये किया जाता है। इस पे जनरल ऑफर पे कुछ और केस लॉस हैं, कई चीज़ें हैं, वो एक्सेप्टेंस जब हम स्टार्ट करेंगे उसके साथ सब डील करेंगे। इसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? देखिए, ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। इफ देयर इज एनी चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑफर देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट इट विल बी अ काउंटर ऑफर। कि ऑफर जैसा आया है आप वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए, अगर उसमें आप कोई भी चेंज करते हैं तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा? काउंटर ऑफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने किसी को ऑफर किया कि विल यू मैरी मी, उन्होंने कहा हाँ आई एम रेडी, व्हाट तुम्हें अपने पेरेंट्स से अलग रहकर मेरे साथ रहना होगा। तो ये उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर हो गया उनका, क्योंकि जो मेरा ऑफर था उसमें उन्होंने कंडीशंस लगा दी। अब कंडीशंस जब लगा दी है उन्होंने, तो अब उनका काउंटर ऑफर हो गया, अब मेरे पाले में गेंद आ गई। हम चाहें तो इसको एक्सेप्ट करें और चाहें तो मना कर दें। भाई जो लड़की स्टार्टिंग में मेरे माँ बाप के साथ रहने को तैयार नहीं है, तो कितनी भी अच्छी हो उसके साथ रहने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो ये तो होता है काउंटर ऑफर। अच्छा, काउंटर ऑफर को अगर समझना है आप तो एक मज़ेदार एक इलस्ट्रेशन और देख लो आप। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ खरीदने गए हम, जैसे मान लीजिए ऑरेंज ही हमने लेना था, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे यहाँ होता है। हम गए दुकानदार के पास और हमने उससे पूछा कि ये ऑरेंज तुमने क्या हिसाब दिए? उसने हमसे कहा कि हमने दिए 100 रुपीज़ में। उसने क्या बताया कि ऑरेंज उसने हमें कैसे दिए? 100 रुपीज़ में। अच्छा, इंडिया है तो हम 100 में थोड़ी ना ले लेंगे। हमने उससे कहा कि भाई साहब ऐसा करो, आप हमें ये 70 में दे दो। वो कहता है कि 70 में नहीं, आप ऐसा करो 90 में ले लो। हमने कहा कि चलो अच्छा 80 में दे दो। उसने कहा 80 में नहीं देंगे। हमने क्या कहा? चलो अच्छा हमें 90 में ही दे दो। अब वो कह रहा है कि हम 90 में भी नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे ही नहीं, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, जाओ हमने बेचेंगे तुम्हें। तो देखो प्रैक्टिकल क्या एस्पेक्ट होगा कि ये अगर कहेगा तो ये इसको मारेगा, लड़ाई झगड़ा होगा और ये क्रिमिनल केस बन जाएगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें बात करनी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या इस केस में ये पर्सन जो बेचने वाला है ये बाउंड है 90 रुपये में बेचने के लिए, क्योंकि अगर ये बाउंड हो जाएगा तभी ये एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हमें यही लगेगा कि इसको ये 90 रुपये में दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि 90 रुपये तो ये खुद ही कह रहा है, और अगर ये नहीं देगा तो ये गलत कर रहा है। लेकिन ये कोई गलत नहीं कर रहा है। कैसे? देखिए, जैसे ही इसने 100 बताया और हमने कह दिया 70, तो 100 पे काउंटर ऑफर क्या आ गया? 70 आ गया। इसने बताया 90, तो 70 पे काउंटर क्या हो गया? 90। हमने कहा 80, तो ये अच्छा होगा क्यों नहीं 90? तो इसी ने कहा था द मोस्ट क्वालिटी ऑफ काउंटर ऑफर इज
इट डिलीट्स इट्स प्रायर ऑफर। काउंटर ऑफर केवल दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एज इट इज़। इफ देयर इज एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ एन ऑफर देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ काउंटर ऑफर। कि ऑफर जो आया है उसमें अगर आपने कोई चेंज किया है तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो क्या होगा, काउंटर ऑफर होगा। और काउंटर ऑफर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इट डिलीट्स इट्स प्रायर ऑफर। कि जैसे ही आपने काउंटर ऑफर दिया प्रायर ऑफर क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। जैसे इसने 100 बताया, आपने जैसे 70 कहा, 100 डिलीट हो गया। ठीक, आपने कहा चलो 80 में दे दें, उसने कहा नहीं 90 में देंगे, तो ये 80 भी डिलीट हो गया, 90 भी डिलीट हो गया। अब जब आप कह रहे हो अच्छा 90 में दे दो, तो इसका जो था ये तो डिलीट हो गया। अब आप ऑफर कर रहे हैं उसको, अब ये चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना एक्सेप्ट करे। ये तो इलस्ट्रेशन था। ऐसे ही आप बस ये समझो काउंटर ऑफर के लिए दो चीज़ों का कि ऑफर मस्ट बी एज इट इज़। इफ देयर इज एनी चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑफर देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस बट इट विल बी काउंटर ऑफर। एंड द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ काउंटर ऑफर इज इट डिलीट्स द प्रायर ऑफर। ओके, केस भी है इस पे, वो हम फिर आगे देखेंगे आराम से। क्रॉस ऑफर, नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? क्रॉस ऑफर होता है जब सेम पर्सन से कोई सेम ऑफर क्रॉस हो जाए। जनरली ये क्रॉस ऑफर जो होता है ये बाय पोस्ट होता है। आज की डेट में क्रॉस का चक्कर ही नहीं है। बाय पोस्ट में ज़्यादातर क्या होता है, क्रॉस हो जाता है। क्रॉस कैसे होता है? जैसे मान लो एक पर्सन रह रहे हैं लखनऊ में और बी रह रहे हैं कानपुर में। ठीक, ए कहाँ रह रहे हैं? लखनऊ में रह रहे हैं। बी कहाँ रह रहे हैं? कानपुर में रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स रखते हैं। मान लीजिए एक ही टाइम दोनों को लगा कि यार प्रपोज कर देना चाहिए। अब देखिए ए ने लेटर लिखा बी को कि विल यू मैरी मी, उसी टाइम पे बी ने लेटर लिखा ए को कि विल यू मैरी मी, और कानपुर और लखनऊ के किसी बीच जगह पे ये लेटर क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस कर गए। अब क्रॉस ऑफर में एक तो पर्सन सेम होना चाहिए, दूसरा ऑफर भी सेम होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए बात एक ही है, ये इसके पास लेटर आ जाए, ये इसके पास लेटर आ जाए, दोनों को समझ जाएगा कि एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑफर हैं, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, और ऑफर का एक्सेप्टेंस, इस एग्रीमेंट बनने के लिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोनों चाहते हैं कि इनकी ये एग्रीमेंट बन जाए, तो जब इन दोनों में से किसी एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होता है, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जब सेम पर्सन को और सेम ऑफर अगर क्रॉस कर जाता है एक दूसरे से, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, क्रॉस ऑफर कहलाता है। लास्ट आपका है स्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूइंग और ओपन ऑफर। इसको स्टैंडिंग भी कहते हैं, ओपन भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूइंग भी कहते हैं। स्टैंडिंग क्यों करते हैं कि ये स्टैंड कर जाता है। ओपन इसलिए कहते हैं कि ये खुला रहता है हमेशा के लिए, जब तक कि इसको वापस ना ले लिया जाए, रिवोक ना कर दिया जाए। रनिंग भी कहते हैं इसको कि ये चलता रहता है। एक्चुअली में ज़्यादातर क्या होता है कि ऑफ़र किया, उसके बाद एक्सेप्टेंस आ गया, ऑफ़र के बाद जैसे ही एक्सेप्टेंस आता है ये प्रॉमिस बन जाता है, काम हो जाता है। कभी कभी कुछ ऑफ़र ऐसे होते हैं जिसमें एक बार एक्सेप्टेंस करने से काम नहीं चलता है, उसको डेली अपनी बात को एक्सेप्ट करने के लिए डेली कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और ये जब तक वो डेली करता रहेगा तब तक ये ऑफ़र क्या करेगा, उसका स्टैंड कर जाएगा, रुका रहेगा। जैसे मान लीजिए हमें अपने यहाँ न्यूज़पेपर लगाना है, ठीक है, तो हम उससे ये तो कहेंगे नहीं कि आज फ़ोन किया कि भैया कल एक न्यूज़पेपर डाल देना, कल फिर उससे कह रहे हैं भैया एक न्यूज़पेपर डाल देना, परसों फिर कह रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर डाल देना। यानी हम रोज़ उससे नहीं कहेंगे कि न्यूज़पेपर डाल देना। या जैसे दूध वाला है, हम उससे रोज़ ये नहीं कहेंगे कि आप जो है हमें दूध पहुँचाओ। हम क्या करेंगे, हमने उससे जैसे कह दिया कि भाई हमारे यहाँ न्यूज़पेपर डाल दिया करो। इसका मतलब ये ऑफ़र हमारा क्या है, स्टैंडिंग ऑफ़र है। ये ऑफ़र स्टैंड करेगा, रनिंग करेगा, ओपन रहेगा, और उसे इसकी एक्सेप्टेंस के लिए रोज़ हमारे यहाँ पेपर डालना पड़ेगा। अब जिस दिन मान लीजिए हमको बंद करना है, हम उससे कह देंगे भाई अब न्यूज़पेपर मत डालो। तो ऐसे केसेस जिसमें ऑफ़र स्टैंड करता है और ऑफरी को क्या करना होता है, अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए डेली कुछ ना कुछ करना होता है, ये कहलाते हैं स्टैंडिंग ऑफ़र। ठीक, ऑफ़र हो गए आपके, टाइप्स ऑफ ऑफ़र हो गए, ये सब हो गया। लास्ट अब हम एक टॉपिक आपका अभी डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं इन्विटेशन टू एन ऑफर।
हमने जब इसेंशियल्स ऑफ ऑफर डिस्कस किया था तो हमने देख लिया था कि ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू एन ऑफर, कि इन्विटेशन टू एन ऑफर से ये अलग होना चाहिए। अब देखिए इन्विटेशन टू एन ऑफर एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मोस्टली कभी कभी हम क्या करते हैं कि जब टाइप्स ऑफ ऑफर कहे जाते हैं तो इन्विटेशन टू एन ऑफर को हम क्या कर देते हैं, टाइप्स बता देते हैं ऑफर का, बट इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट अ ऑफर, सो इट कांट बी अ टाइप्स ऑफ ऑफर। एक्चुअली में इन्विटेशन टू एन ऑफर ही नहीं होता है, और जब वो ऑफर नहीं होता है तो वो उसका टाइप हो ही नहीं सकता। तो इन्विटेशन टू एन ऑफर को हम अलग पढ़ेंगे। अच्छा, इन्विटेशन टू एन ऑफर क्या होता है और क्या होता है तो आपको पता हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब पर्पस क्या है उसको आप समझिए पहले, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर हमें अपने आप वर्ड्स उसके मिल जाएंगे। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक, किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि वेटर आपके पास आएगा और मेनू कार्ड दे जाएगा। अब हमने उसमें से देखा क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमने उनसे पूछा भाई साहब क्या यहाँ पे डोसा मिल जाएगा? बोले हाँ डोसा अवेलेबल है, डोसा मिल जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है आप एक काम करो 1 लाख डोसे पैक कर दो और ये लो पैसे। अब किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी चीज़ की एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है कि उन्हें पता है कि उनके अगर दिन में 100 डोसे बिकते हैं तो वो 10, 20, 50 और ज़्यादा का इंतजाम रखता है, अगर 1000 बिकते हैं तो 100, 200 का ज़्यादा इंतजाम रखता है। लेकिन कोई आदमी 1 लाख डोसे तुरंत आपको नहीं दे देगा, ठीक। अगर आपको चाहिए, अगर पहले से आप ऑर्डर दो वो एक अलग की चीज़ है। अब होगा क्या, मान लीजिए ये हमने भाई मेनू कार्ड है उसका, वो तो ऑफर कर रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए, हमने कहते हैं 1 लाख डोसे चाहिए, यानी हमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और उस ऑफर पे जब एक्सेप्टेंस दे दी वो अगर उसको पूरा नहीं करेगा तो हम उस पर केस फाइल कर देंगे कि इन्होंने क्या किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और हमें इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब ऐसे टाइम में कभी कोई डेली रूटीन में काम हो ही नहीं पाएगा, जो जिससे जलता है, जो जिसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आता रहेगा। तो इसके लिए लॉ का यहाँ पे कहना है कि जब मेनू कार्ड लेके वो आता है वो ऑफर नहीं कर रहा है, वो आपको इनविटेशन दे रहा है। किस बात का, कि आप आइए और आप ऑफर कीजिए। इनविटेशन टू एन ऑफर में क्या होता है कि इनवाइट किया जाता है दूसरे पर्सन को, आप आओ आप ऑफर करो, और फिर अगर हमें सही लगेगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बदनाम नहीं करेंगे। तो जब ये कहता है कि 1 लाख हमको आप डोसे दे दो, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, ये ऑफर दे रहा है, क्योंकि वो इनवाइट कर रहा था इसको, उसने इनवाइट किया कि ऑफर दीजिए, आके इसने ऑफर दिया। अब इसको एक्सेप्ट करना है ना करना किसके हाथ में है, रेस्टोरेंट मालिक के हाथ में है, ठीक। ऐसे ही मेनू कार्ड होगा या आपके ऑप्शन जब होता है, या जहाँ पे आप ये मॉल वगैरह में जाते हैं सेल्फ सर्विस होती है, आप कुछ चीज़ें लेते रहते हैं, तो जो आप ले रहे हैं ये आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हैं, आप एक्सेप्टेंस तब होगी जब आप काउंटर पे जाओगे और बिल पे करोगे जाके, ठीक। सो वी कैन से दैट इन्विटेशन टू एन ऑफर मीन्स इट इज अ प्रायर स्टेज बिफोर एन ऑफर, एंड in invitation to an offer a person invites to other person please come and make an offer. When invitation to an offer is not an offer, so it should not be considered as a type of offer, ठीक। ये हमारा हो गया इन्विटेशन टू एन ऑफर। इन्विटेशन टू एन ऑफर पे एक लीडिंग केस है हार्वे वर्सेस फेसी। हार्वे वर्सेस फेसी केस जो है ये बम्पर हाल पैन के नाम से भी जाना जाता है, कि द लीडिंग केस ऑन द टॉपिक ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर इज हार्वे वर्सेस फेसी। इट इज ऑल्सो नोन एज बम्पर हाल पैन। इसमें क्या होता है, देखिए जब आप केस देखेंगे तो केस जब भी आप बुक में पढ़ेंगे तो ये प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के नाम से लिखा होगा। प्लेंटिफ मतलब वो होता है जो पर्सन केस फाइल करता है, डिफेंडेंट वो होता है जो अपना बचाव करता है, ठीक। इस केस में क्या हुआ था, इसमें मान लीजिए जो एक पर्सन था उसने दूसरे पर्सन को एक टेलीग्राम भेजा और उसमें उसके पास एक जगह थी जिसका प्रॉपर्टी का नाम था बम्पर हाल पैन, ठीक है। तो उसने ये पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे उससे कि वेदर यू वांट टू सेल योर बम्पर हाल पैन प्रॉपर्टी, एक चीज। सेकेंड उसका क्वेश्चन था व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ठीक।
उसने क्या किया, उसने एक ऑफ़र किया हार्वे वर्सेस फेसी में, और उसने क्या कहा कि आपकी जो बम्पर हाल पेन नाम की प्रॉपर्टी है, क्या आप उसको बेचेंगे एक चीज़, और अगर बेचेंगे तो उसका लोएस्ट प्राइस हमको बता दीजिए। इसमें क्या हुआ कि उधर से उसने रिप्लाई दे दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसने कह दिया कि 1,00,000 रुपया जो है, अब केस में देखिएगा उसमें 900 जो भी दिया है, फॉर एग्जांपल अपने मान लिया कि 1,00,000 रुपये, उसने कह दिया कि 1,00,000 रुपये इसका क्या है, लोएस्ट प्राइस है, क्योंकि हमें लॉ पे ध्यान देना होता है, फैक्ट पे हमें बुक से आप देख के देख लेंगे, 900 पाउंड उसमें लिखा है वैसे। जैसे उसने कहा कि ये जो है ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। अब जैसे इसने कहा कि इतना लोएस्ट प्राइस है, इसने कह दिया ठीक है हम इतने प्राइस पे एग्री हैं और आप ये क्या कीजिए, प्रॉपर्टी हमें बेच दो। उसने उस प्रॉपर्टी को इसको बेचने को मना कर दिया। इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या किया, केस फाइल कर दिया। अब कोर्ट के सामने देखिए केस जब भी जाता है तो उसे ये देखना होता है कि क्या जिस लॉ पे ये केस आ रहा है वो हुआ है काम या नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। तो अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, लेकिन कोर्ट ने इसमें कहा कि इट इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सो देयर शुड नॉट बी एनी चांस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि इसने देखिए आपने इससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट, वेदर यू वांट टू सेल योर बम्पर हार पेन प्रॉपर्टी, सेकंड, व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस। तो पहले का तो इसने जवाब ही नहीं दिया। इसने तो आपसे नहीं कहा कि यस आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी, नहीं जवाब दिया। तो उसने कहा कि नहीं इन्होंने प्राइस तो लिख के भेजा, कितने पे हम भेजेंगे। तब कोर्ट ने कहा कि कोई आदमी जो प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाह रहा है वो लोएस्ट प्राइस पे क्यों बेचेगा भाई। अगर जो खरीदने वाला है वो लोएस्ट पे खरीदना चाहेगा, लेकिन जो बेचने वाला है वो तो यही चाहेगा मैक्सिमम प्राइस हमको मिल जाए। तो बोले लोएस्ट प्राइस का मतलब ये है कि यहाँ से बात स्टार्ट की जा सकती है कि इससे कम पे तो कोई मतलब ही नहीं है बात करने का। यहाँ से अगर आप चाहो तो बैठ के बात कर लेते हैं और होगा। क्यों, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि जो ये 900 पाउंड इसने कहा है ये एक्सेप्टेंस नहीं किया है आपके ऑफर को, बल्कि 900 पाउंड कह के इसने एक इन्विटेशन आपको दिया है, ये इन्विटेशन टू एन ऑफर है। अब आप जब कह रहे हो हाँ हम तैयार हैं, ये आपका ऑफर है 900 पे खरीदने के लिए, और चाहे तो ये इसको एक्सेप्ट करें, चाहे तो डिनाई कर दें। तो फ्रेंड्स यही हमारा आज का ऑफर कंप्लीट हुआ। कल हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस पे। हम फिर कह रहे हैं आपको अभी ये जितना इजी लगेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट इतना इजी है नहीं, लेकिन ये इजी हो जाए अगर आप क्या करो कि जैसे हम बना रहे हैं ऐसे आप डेली का डेली अपना नोट्स बनाते रहिए कि मेरे लेक्चर की कोई भी चीज़ है उसको आप प्लीज़ अपना नोट्स बना लीजिए। जैसे ही हम सेक्शन 10 तक कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, एक बार सेक्शन वाइज सब पूरा आपको बता देंगे, और एक बार जितने भी केस लॉ सेक्शन 10 तक आएंगे वो सब हम बता देंगे। क्योंकि अगर आपका ये मान लीजिए सेक्शन जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके वाकई में अच्छे से बेस तैयार हो गया तो इसके बाद जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आप पढ़ेंगे एजेंसी वगैरह, या पार्टनरशिप पढ़िए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़िए, इवेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़िए, ये सब टोटल कॉन्सेप्ट किसका रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का रहेगा। तो फ्रेंड्स मुझे